हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो पिछली वीडियोस में हमारा जो चैप्टर 1 था, ब्रिक बीड्स एंड बोन्स, जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जाना और फिर जान लिया कि 1900 के आसपास, 1900 BC के आसपास जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो खत्म हो गई थी, वो एक एंड पे आ गई थी, ठीक। और फिर उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या क्या एम्पायर्स आए, किंगडम्स आए, इंडिया का जो रीजन है उस रीजन में, और फिर हिस्टोरियंस को उन चीज़ों के बारे में कैसे पता चला, ये सब जो चीज़ें हैं वो हम बाद के जो चैप्टर्स हैं उनमें देखेंगे। तो उसकी जो शुरुआत होगी वो शुरुआत होगी इस चैप्टर से, ठीक है। उसके बाद हमारी जो NCERT है उसमें इंट्रोडक्शन के पार्ट में ये दे रखा है कि जैसे ही हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिविलाइजेशन थी वो एक एंड पे आती है 1900 BC के आसपास, उसके बाद के जो टाइम पीरियड थे, उसके बाद का जो 1500 ईयर्स का जो टाइम पीरियड था, वो ईयर का टाइम पीरियड हम बेसिकली इस वीडियो में देखेंगे। उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स हुई, उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई इंडियन रीजन में, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। कहाँ पे? इंडियन रीजन में, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंड के बाद। तो उनमें ऐसे डेवलपमेंट्स के बारे में बता रखा, छोटी मोटी जो डेवलपमेंट्स हुई थी और कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स भी। जैसे कि पहली डेवलपमेंट बता रखी है जो ऋग्वेदा है, ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई। जो ऋग्वेद है हमारा, वो ऋग्वेद बनाया गया था इसी टाइम पीरियड के बाद, 1900 BC के बाद ही ऋग्वेद बनाया गया था। हिस्टोरियंस की माने तो लगभग 1500 BC के आसपास बताते हैं हिस्टोरियंस इसकी डेट, ठीक है। तो ऋग्वेद बनाया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास के जो लोग थे, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस एरिया में थी, जो हमारा ये इंडिया है, इस इंडिया में जो ये वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। तो यहाँ से बीच में से जो इंडस रिवर है वो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसके पास जितनी भी मतलब साइट्स वगैरह थी हड़प्पा की, उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया, ठीक है। तो अब इस रीजन में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो भाई 1900 के बाद में खत्म हो गई, लेकिन फिर भी भाई कुछ स्मॉल लेवल पे या फिर रूरल लेवल पे लोग इधर रहते थे, इन एरियाज में लोग फिर भी रहते थे, भले ही सिविलाइजेशन खत्म हो गई हो। तो उन लोगों ने ही ऋग्वेदा को लिखा है, उन लोगों ने ही ऋग्वेद को लिखा है, ऐसा हमारे जो हिस्टोरियंस है उनका मानना है, ठीक है। तो पहली डेवलपमेंट तो ये देख ली कि ऋग्वेदा बन गया था। दूसरा बताया गया है कि जो एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स थी, एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स, वो हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसमें बहुत ज्यादा जगह पे इमर्ज हो गई, यानी कि पुराने जमाने में एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स इतने बड़े स्केल पे नहीं थी कि मतलब सब लोग खेती बाड़ी कर रहे हो और उसी के लेवल पे एक बड़ा स्टेट बन गया हो, बड़ा किंगडम बन गया हो। पहले लोग भाई बहुत सारे पेस्टोरल टाइप की एक्टिविटीज करते थे या फिर हंटिंग गैदरिंग वगैरह से रहते थे। एग्रीकल्चरल सेटलमेंट इतने बड़े लेवल पे नहीं आई थी, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स का इमर्ज हो गया है बहुत सारे रीजन्स में। वो रीजन्स कौन कौन से बताए गए हैं? वो रीजन्स बताए हैं नॉर्थ इंडिया, एक तो नॉर्थ इंडिया में एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स का इमर्ज हो गया। फिर उसके बाद डेक्कन इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू में भी इमर्ज हो गया, ऐसा बताया गया है। फिर उसके बाद जो कर्नाटका है हमारा, कर्नाटका, इसके कुछ पार्ट्स थे कर्नाटका के, इन पार्ट्स में भी एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स इमर्ज हो गई, ठीक है। यहाँ पे पहले नहीं पाई जाती थी एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स। इन रीजन्स में लोग दूसरे तरीकों से जीवन यापन करते थे, या फिर हंटिंग गैदरिंग होगा या फिर कोई और जीवन यापन का सोर्स होगा, लेकिन वो जो लोग थे वो एग्रीकल्चरल सेटलमेंट नहीं बना पाए थे। यानी कि पूरा जो एरिया है, जैसे कि आज के टाइम पीरियड पे गाँव में जितना भी एरिया है, अगर 100 घर हैं तो भाई 90 घर खेती ही कर रहे हैं, बाकी कुछ ही लोग हैं जो अलग तरह के काम कर रहे हैं। तो ये जो एग्रीकल्चरल सेटलमेंट थी, एग्रीकल्चरल सेटलमेंट जिनमें मोस्टली लोग एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, जो कि आज के टाइम पीरियड में हमारी रूरल सेटलमेंट है बहुत हद तक, तो वो एग्रीकल्चरल सेटलमेंट आई नहीं थी उस टाइम पीरियड पे, और 1900 BC में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई, उसके बाद एग्रीकल्चरल सेटलमेंट आई थी इन रीजन्स में, ठीक है, इन रीजन्स में। उसके बाद बताया गया है कि जो पेस्टोरल पॉपुलेशन है, पेस्टोरल पॉपुलेशन, उस पेस्टोरल पॉपुलेशन के एविडेंस मिले हैं डेक्कन और साउथ इंडिया में। तो जो डेक्कन रीजन है, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, उस रीजन में और साउथ इंडिया में पेस्टोरल पॉपुलेशन के एविडेंस मिले हैं बहुत हद तक। फिर उसके बाद फोर्थ डेवलपमेंट ये बताई गई है कि जो डिस्पोजल है डेड का, डिस्पोजल ऑफ डेड, यानी कि कोई बंदा मर जाता है उसे दफना के आते हैं कहीं पे, या फिर हिंदू कल्चर जो है फिलहाल का नॉर्थ इंडिया वगैरह में, यहाँ पे इंसान को जला दिया जाता है, ठीक है, उसकी मौत के बाद। तो उस पुराने जमाने में कैसा सिस्टम था भाई, मरने के बाद आदमी क्या करते थे, तो उनके बहुत सारे नए मोड्स आ गए थे, न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड। उन मोड्स में कैसे है भाई कि साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया है,
सेंट्रल और साउथ इंडिया, यहाँ पे न्यू मोड्स मिले हैं डिस्पोजल ऑफ डेड के। सेंट्रल और साउथ इंडिया में न्यू मोड्स मिले हैं 1900 BC के बाद में, और वो डेवलप हुए हैं। तो कैसे मोड्स मिले हैं भाई, तो ये बताया गया है कि मेगालिथ जैसे स्ट्रक्चर होते थे, मेगालिथ जैसे स्ट्रक्चर होते थे कि मतलब यहाँ पे कोई बंदा है, उसे दफना दिया एक जमीन में गड्ढा खोद के, और फिर भाई इसके ऊपर तुमने भाई मिट्टी वगैरह डाल दी, और फिर इसके ऊपर कोई बड़ा सा स्टोन स्ट्रक्चर बना दिया, मतलब एक बड़ा सा पत्थर लिया और उसे रख दिया। तो ये था मेगालिथ। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेगालिथ। ठीक है, मेगालिथ क्या होता है, एक बहुत बड़ा स्टोन का स्ट्रक्चर। लिथ होता है, तुम्हें पता होगा स्टोन, लिथ का मतलब होता है स्टोन, मेगा यानी कि बहुत बड़ा, बिग यानी कि तुम समझ सकते हो एक बहुत बड़ा स्टोन, और उसके नीचे किसी आदमी को दफना दे। ठीक है, अगर तुम्हें समझ ना आ रहा हो तो भाई ये फोटो देख लो, इस फोटो में भी ये बता रखा है, ये एक भाई बहुत बड़ा स्टोन है, एक ये बड़ा स्टोन है, एक ये बड़ा स्टोन है, और एक ये बड़ा स्टोन है, और इनके नीचे किसी बंदे की डेड बॉडी दफना रखी है। ठीक है, तो ये होता है मेगालिथ, और इन मेगालिथ्स के बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। एविडेंसेस कहाँ पे, साउथ इंडिया में। तो साउथ और सेंट्रल इंडिया में इनके एविडेंसेस मिले हैं, और ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। यूनेस्को वगैरह ने भी इन्हें मतलब मंजूरी दे रखी है, बहुत फेमस है इसलिए। और फिर इनकी जो टाइम पीरियड बताई गई है एनसीईआरटी में, इनका टाइम पीरियड बताया गया है लगभग फर्स्ट मिलेनियम BCE, फर्स्ट मिलेनियम BCE। अब मिलेनियम क्या होता है ये जान लो। मिलेनियम तुम जैसे सेंचुरी बोलते हो, सेंचुरी होती है 100 ईयर्स की। BC तो भाई सबको पता ही होगा, टाइम पीरियड का स्केल है। जैसे C यानी कि एक हद तक कह सकते हो पॉजिटिव के साल, जो कि अभी हम जी रहे हैं, और BC यानी कि नेगेटिव के साल, जो कि उल्टे चलते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स की तरह। ठीक है, बस इनमें फर्क ये, बीच में जीरो नहीं आता। अगर 100 BC है, अगर 1 BC है, उसके बाद जीरो नहीं आएगा, सीधा 1 CE चल जाएगा। ठीक है, बस ये फर्क है, बाकी पूरा नंबर सिस्टम की तरह है ये BC और CE। फिर उसके बाद अब ये मिलेनियम है, ये क्या, सेंचुरी में 100 ईयर होते हैं, मिलेनियम में 1000 ईयर होते हैं, 1000 ईयर। और अब एक बार ये समझ लो कि सेंचुरी को कैसे लिखते हैं, सेंचुरी को कैसे लिखते हैं, और मिलेनियम को कैसे लिखते हैं, मिलेनियम। तो सबसे पहले सेंचुरी को ऐसे लिखते हैं कि भाई मान लो फर्स्ट सेंचुरी बोला गया आपसे, फर्स्ट सेंचुरी। तो फर्स्ट सेंचुरी क्या होगी, फर्स्ट ईयर से लेके 100 ईयर तक, तो ये हो जाएगी फर्स्ट सेंचुरी। सेकंड सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी ये हो जाएगी 101 से लेके 200 तक। यानी कि जो वर्ड यहाँ पे पूछा गया है, जैसे हमसे फर्स्ट पूछा गया है, उसी का मल्टीपल होगा 100 में। ठीक है, जैसे सेकंड सेंचुरी है तो उसी का मल्टीपल है 100 में 200। अगर थर्ड सेंचुरी पूछेंगे तो वो हो जाएगी 201 से लेके 300, यानी कि उसी का मल्टीपल होता है एंड में। तो अब अगर फर्स्ट सेंचुरी BCE पूछ ले तो 100 से लेके 1 BCE हो जाएगा, क्योंकि भाई अभी मैंने बताया कि ये जो BC था ये एक हद तक तुम समझ सकते हो नेगेटिव के ईयर है, और ये नेगेटिव में चलते हैं। तो भाई नेगेटिव के नंबरिंग कैसे चलती है अगर आपको ना पता तो, -10 -9 -8 ऐसे ऐसे करके -1, फिर उसके बाद 0 आता है, फिर 1 2 3 ऐसे सीधी डायरेक्शन में चलते हैं नंबर्स। ठीक है, तो ये तुम समझ लो CE के ईयर है। तो अगर फर्स्ट सेंचुरी CE पूछा जाए, फर्स्ट सेंचुरी CE, तो वो आएगा भाई 1 से लेके 100 सेंचुरी तक, 1 से लेके 100 CE तक। और अगर फर्स्ट सेंचुरी BC पूछा जाए तो वो भाई ऐसे चलेगा, तो यानी कि 100 -100 पहले आएगा, तो 100 से लेके 1 BC तक। तो BC ऐसे चलती है, अगर फर्स्ट सेंचुरी BC पूछा जाए तो 100 से लेके 1, और फर्स्ट सेंचुरी CE पूछा जाए तो 1 से लेके 100। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे 7th सेंचुरी BCE पूछा जाए तो भाई 700 से लेके 601। अगर आपसे 19th सेंचुरी BCE पूछा जाए, और अगर मान लो CE भी पूछ रखा है, तो दोनों अगर लिखेंगे तो 1900 से लेके 1801 BCE, और CE को कैसे लिखेंगे, 1801 से लेके 1900 CE। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं हमारा मेन टॉपिक पे, जिसमें पूछ रखा था फर्स्ट मिलेनियम BCE। तो मिलेनियम में होते हैं 100 ईयर्स, यानी कि फर्स्ट मिलेनियम क्या होगा, तो मिलेनियम में होते हैं, सॉरी मिलेनियम में 1000 ईयर्स होता है, 100 बोल दिया गलती से। तो फर्स्ट मिलेनियम में कितने होंगे भाई, 1 से लेके 1000 ईयर्स, यानी कि 1 से लेके 1000 CE। अगर कॉमन एरा है यानी कि CE है तो 1 से लेके 1000, अगर BC है बिफोर कॉमन एरा तो भाई 1000 से लेके 1। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, फर्स्ट मिलेनियम BCE, यानी कि 1000 से लेके 1 BC। तो ये इस टाइम पीरियड के आसपास जो मेगालिथ कल्चर था, मेगालिथ कल्चर वो हमारे सेंट्रल और साउथ इंडिया में इमर्ज हो गया था। ठीक है, तो ये 5-6 चीजें बताई गई थी। और इसमें मेगालिथ कल्चर में ये भी बता रखा है कि भाई जो डेड लोग थे जिनको बरी किया जाता था, उन लोगों के साथ बहुत सारी महंगी महंगी चीजें साथ में बरी की जाती थी। जैसे कि भाई आयरन के टूल्स हो गए, उस जमाने में बहुत महंगे होते थे, क्योंकि उस जमाने में आज की तरह फैक्ट्रीज नहीं थी। फिर उसके बाद वेपन्स वगैरह हो गए, ये सब मतलब उनके साथ बरी किया जाता था। ठीक है, मेगालिथ के साथ।
तो भाई ये सारी डेवलपमेंट्स थी जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंड होने के बाद इंडियन रीजन में हो गई थी 1500 सालों तक। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब देख लो तुम एक बार मेन टाइमलाइन समझ लो। 1900 BCE में इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड हुआ। उसके बाद के जो 1500 साल थे उन्हें को माइनस कर दो तो आता है 400। यानी कि इसकी जो मेन टाइमलाइन होगी वो 400 BCE के आसपास स्टार्ट होगी। हेडिंग में भी दे रखा होगा, चैप्टर की जो हेडिंग है उसमें दे रखा है 600 BCE से। तो यानी कि समझ लो 400-600 BCE के आसपास से हमारे चैप्टर की टाइमलाइन स्टार्ट होगी। तो ये दे रखा था। उसके बाद हमारी जो मेन टाइमलाइन है वो देख लेते हैं, जो कि 600 BCE से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो 600 BCE से जो टाइमलाइन स्टार्ट होगी वो इस चैप्टर में पढ़ाई जाएगी। उससे पहले का जितना भी था, मतलब इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमने पढ़ लिया। इस टाइमलाइन का इस चैप्टर में पढ़ लोगे। बीच में जो क्या हुआ वो हमने देख लिया कि भाई बीच में ऋग्वेदा फॉर्म हो गई थी। उसके बाद एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स आ गई थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ साउथ और डेक्कन रीजन में। फिर उसके बाद पेस्टोरल पॉपुलेशन के भी एविडेंस मिले थे डेक्कन और साउथ इंडिया में। और उसके बाद डिस्पोजल ऑफ डेड के न्यू मीन्स आ गए थे, जैसे कि मेगालिथ कल्चर वगैरह। ठीक है, तो ये सब बीच में हो गया। और अब मेन टाइमलाइन पे वापस आते हैं। तो मेन टाइमलाइन में बताया गया हमारे चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ये बता रखा है कि यहाँ पे बहुत सारे एविडेंसेस हैं 600 BC यानी कि 6th सेंचुरी BC के बाद से 6th सेंचुरी BC के बाद से, अभी सेंचुरी लिखना समझाया था, 6 से हो गया 600, फिर 501 BC, तो सेंचुरी ऐसे लिखते हैं। फिर उसके बाद इस टाइमलाइन के बाद से हमारे पास एविडेंसेस है कुछ नए ट्रेंड्स की डेवलपमेंट का। न्यू ट्रेंड्स आ गए थे, न्यू ट्रेंड्स डेवलप हो गए थे इस टाइमलाइन के बाद। उन ट्रेंड्स का नाम बताया गया है कि भाई एक तो भाई अर्ली स्टेट्स, एम्पायर्स और किंगडम्स बन गए थे, कि भाई नई नई स्टेट्स बन गई, नए नए राज्य बन गए थे इंडिया में। उसके बाद नए नए एम्पायर्स बन गए हैं, एम्पायर्स यानी कि मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर। फिर उसके बाद किंगडम्स भी बन गए। तो अगर किंगडम्स और एम्पायर्स में आपको फर्क समझ ना आ रहा हो तो बता देता हूँ। जो किंगडम होता है, किंगडम वो थोड़ा एक तरीके से तुम समझ सकते हो छोटे लेवल का काम है। किंग एक छोटे एरिया का होता है। ठीक है, मतलब कंपैरेटिवली, जैसे कि भाई एक राज्य है कि भाई जो 1000 एकड़ के एरिया को कंट्रोल कर रहा हो। 1000 एकड़ तो बहुत कम बोल दिया, 1000 स्टेट्स मान लो, या फिर तुम 1 मिलियन एकड़ मान लो। तो 1000 एकड़ के एरिया को कंट्रोल कर रहा है एक किंग, और एक किंग है भाई 10 एकड़ के एरिया को कंट्रोल कर रहा है। तो भाई तुम्हारी नजर में बड़ा कौन होगा? ये वाला किंग होगा। तो इसे तुम बोलोगे एम्परर, जिसका भाई बहुत बड़ा एम्पायर है, बहुत छोटे छोटे राज्य उसके एम्पायर के अंडर में आते हैं। और इसको बोलोगे तुम किंगडम, जिसके पास एक छोटा सा किंगडम है, जिसपे वो छोटा सा किंग राज करता है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस होता है किंगडम्स और एम्पायर्स में। बाकी बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं, ये तुम ऊपर से समझ लो। ठीक है, कि एम्पायर बड़ा होता है, किंगडम छोटा होता है। उसके बाद अब दूसरी डेवलपमेंट, दूसरा ट्रेंड बता रखा है कि भाई जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन उसके ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आने लग गए। कि भाई जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, कि भाई फार्मर्स कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रोडक्शन को, कैसे कर पा रहे हैं प्रोडक्शन, फिर उसको बेच कर रहे हैं। ये जो जितना भी सिस्टम था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, और फिर उसको सेलिंग का वगैरह जितना भी सिस्टम था, इसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए इस टाइम पीरियड में। क्या चेंजेस आए वो हम इस चैप्टर में देखेंगे आगे। ठीक है, कोई भाई टेक्नोलॉजिकल चेंज आए होंगे, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई होगी इस टाइम पीरियड पे, जिसकी वजह से भाई जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बढ़ गया होगा। तो ये सब चीजें इस चैप्टर में देखेंगे। तीसरी जो नई डेवलपमेंट थी वो बताई गई थी, न्यू टाउन्स इमर्ज हो गए थे। टाउन किस एरिया को बोलते हैं भाई? जिस एरिया के आसपास के जो रीजन्स हैं, आसपास के जो गाँव हैं, उनसे तगड़ा नाम हो कि भाई ये तुम्हारा एरिया है। जैसे मान लो तुम हरियाणा में, हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है भाई कैथल, और एक डिस्ट्रिक्ट है भाई गुड़गांव। तो अब आप खुद बताओ कौन, मतलब आप किसको ज्यादा जानते हो? आप मोस्टली लोग गुड़गांव को ज्यादा जानते होगे इन कंपैरिजन टू कैथल। क्यों भाई? क्योंकि गुड़गांव ज्यादा डेवलप है। तो जो भी चीज ज्यादा डेवलप होती है आसपास के रीजन के कंपैरिजन में, तो उसे शहर बोल देते हैं, टाउन बोल देते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कैथल टाउन नहीं है भाई, कैथल भी टाउन है, लेकिन मैं ऐसे कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। तुम एक मिनट के लिए ऐसे मान लो कि दोनों छोटे छोटे गाँव हैं, तो इन दोनों गाँवों में से जिसका ज्यादा नाम होगा उसे टाउन बोल देंगे, जिसमें ज्यादा लोग आते होंगे उसे टाउन बोल देंगे। तो वैसे ही भाई बहुत सारे नए नए टाउन इमर्ज हो गए, जिनका पहले कोई नाम नहीं था, लेकिन अब बहुत सारा भाई टूरिज्म हुआ होगा, या फिर उधर का कोई नया राजा बन गया होगा जिसने उस टाउन को नाम दे दिया होगा। भाई कोई बड़ी चीज होगी उस टाउन में, उस टाउन का ट्रेड वगैरह बढ़ गया होगा, जिसकी वजह से उसका नाम हो गया। तो नए नए टाउन इमर्ज होने लग गए इंडिया में इस टाइम पीरियड के आसपास, 6th सेंचुरी BCE के आसपास। तो ये 3 चीजें थी जिनके बारे में हम इस चैप्टर में मेजरली बात करेंगे। एक तो भाई अर्ली स्टेट्स, एम्पायर्स और किंगडम्स, यानी कि मोस्टली जो राज्य वगैरह थे वो बन गए थे बहुत सारे नए नए। इसी में हम फिर बहुत सारे एम्पायर्स के बारे में जानेंगे भाई, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, फिर जो अलग अलग एम्पायर थे इन सब के बारे में
कुषाण एम्पायर। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की क्या क्या टेक्नोलॉजी वगैरह थी वो भी इसी चैप्टर में जानेंगे, जो कि बढ़ गई थी, जिसकी वजह से भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा हुआ। फिर उसके बाद नए नए टाउन्स कैसे इमर्ज हो गए थे वो भी जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया हुआ है, जितने अच्छे तरीके से मैं समझा सकता था वो मैंने समझा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।